कर्ज का दलदल वो दलदल है, इंसान निकलना तो चाहता है लेकिन निकल के भी निकल नहीं पाता। इसी तरह मैं श्याम भक्तों, जय श्री श्याम प्रेमियों, मैं आपके बीच में एक जो चमत्कारी कहानी लेके आया हूं, बाबा श्याम की चमत्कारी कहानी है, उसके लिए मैं आप सबके बीच में वीडियो लेके आया हूं, जो कि एक राम किशोर की है। राम किशोर जी एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं, जो कि अपने घर में अपने माता पिता के वो 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अब भाइयों में सबसे बड़े होते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का भी सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन पैसों की न होने की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं चल पा रही होती है। किसी तरह से वो सरकारी स्कूल से 12th पास तो कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो कॉलेज वगैरह करने के लिए भी तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे का अभाव होता है, तो वो किसी तरह से नहीं कर पाते हैं और अपने मन को मार के बैठ जाते हैं। उसी तरह वो घर देखते हैं कि खेती किसानी का काम है, उसमें घर का पालन पोषण नहीं चल पाता है। उसी टाइम उनसे उनके एक कजन की बात होती है, ताऊ जी के बेटे की। वो गुजरात में रहते थे, गुजरात के अहमदाबाद में। तो उन्होंने उनसे बात की कि मैं भी आपके पास आ जाता हूं और कहीं मुझे भी छोटी मोटी जॉब लगवा देना। उनकी तो वहां पे एक छोटी मोटी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो फैक्ट्री से अच्छा कमा रहे थे, अपने घर का अच्छा हिसाब किताब चला रहे थे, उनका घर बहुत अच्छा चल रहा था। राम किशोर जी वहां पहुंच जाते हैं और 1 महीना तक बहुत सारी फैक्ट्रियों में इंटरव्यू वगैरह देते हैं, लेकिन उनको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। उधर उनके ताऊ जी के जो बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी रोटी खिलाती हैं 1 महीना तक, और वो कहने लगती हैं कि मेरे से रोटियां नहीं बनती हैं, 5-5 रोटियां एक बार में खाता, मैं कैसे बनाऊं। राम किशोर की और उनकी भाभी की लड़ाई हो जाती है इस बात को लेके। देखा जाए तो कलयुग में अपनी सगी भाभी जो होती है वो भी रोटी नहीं देती है देवर को। वो तो ताऊ जी के बेटे की बहू है, वो कहां से खिला देगी। फिर भी उसने 1 महीना तक रोटियां खिलाई हैं। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया बहुत सारी कंपनियों में, लेकिन इनका कोई सिलेक्शन किसी कंपनी में नहीं होता है। कुछ समय के बाद में एक कंपनी में इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटी मोटी जो नौकरी मिल जाती है। वो कंपनी थी, उसमें बनते थे आर्टिफिशियल हार, झुमके वगैरह इत्यादि, जो भी आर्टिफिशियल आइटम्स होती हैं लेडीज की, वो सारी बना करती थी। उसके बाद में ये उसी में नौकरी करने लगे। नौकरी करते करते इनको काफी टाइम हो गया। उस 10,000 की नौकरी से इन्हें सिर्फ अपना ही किराया खर्चा चला पा रहे थे, घर अपने खुद का, और अपने माता पिता को ये कुछ भी नहीं भेज पा रहे थे। बहुत परेशान होते थे, क्योंकि घर का बड़ा बेटा है। माता पिता की भी आस होती है कि बड़ा बेटा बड़ा हो जाएगा, कमा के कुछ देगा, तो बुढ़ापे पे हमें भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ये उस प्रकार से कुछ भी नहीं कमा पाते हैं ज्यादा। महंगाई का दौर है, गुजरात में महंगाई बहुत है, खाने कमाने भर ही कमा पा रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये साल भर नौकरी कर लेते हैं। नौकरी के बाद में इन्होंने देखा कि हमारे जो सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री है, वो तो बहुत अच्छा कमाते हैं, 2-3 लाख रुपए महीने में छाप लेते हैं। लेबर की तनख्वाह, सारे वर्करों की तनख्वाह, जितने भी वर्कर होते हैं, 8-7 वर्कर की तनख्वाह काटने के बाद में वो 2.5 से 3 लाख रुपए बड़े आराम से महीने में कमा लेते हैं। इन्होंने अपने माता पिता से बोला फोन करके कि माता पिता जी, क्यों ना हम एक फैक्ट्री डाल लेते हैं। जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी करता हूँ, उस फैक्ट्री का मुझे सारा ज्ञान हो गया है, क्यों ना मैं फैक्ट्री डाल लूं। उनके माता पिता ने हाँ कर दिया और ये अपने गांव चले जाते हैं। खेती के ऊपर इन्होंने लोन ले लिया, अपने माता पिता के अकाउंट से लोन निकलवा लिया, अपने अकाउंट से भी लोन निकलवा लिया। इन्होंने 20 लाख रुपए का लोन पास कराने के बाद में और वापस गुजरात जाके वहां फैक्ट्री लगा दी। 3 वर्कर भी बैठा लिए, किराए की जगह थी, वो भी महंगी जगह थी। उसके बाद में कुछ समय बीतने के बाद में फैक्ट्री में कमाई ज्यादा होती नहीं थी। उधर जो ब्याज का पैसा है, जो लोन लिया, बस ये ब्याज ही ब्याज भर पा रहे थे, मूलधन तो चुका नहीं रहे थे।
कुछ समय के बाद में फैक्ट्री में काम इनका और डाउन हो गया, कोई खास ऑर्डर मिल नहीं रहे थे। परेशानी जब आती है तो कह के तो आती नहीं है श्याम भक्तों। उसी तरह से ये जूझने लगते हैं परेशानियों में। उधर ब्याज जब बढ़ता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 4-5 किस्तें जब ब्याज की डाउन हो जाती, किस्तें नहीं दे पाते हैं, किस्तें बाउंस हो जाती हैं, तो बैंक वाले इनके घर आते हैं, इनके माता पिता को भला बुरा बोलते हैं। गांव में उनकी बहुत बेइज्जती होती है। वो अपने बेटे को फोन करते हैं रामकिशोर जी को, और रामकिशोर जी से कहते हैं कि क्या तूने ये मुझे दलदल में फंसा दिया, खेती पे लोन ले लिया, खेती भी नीलाम हो जाएगी, गांव में बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम इस खेती को लोन नहीं चुकाओगे तो। वो अपने माता पिता को संतुष्टि दिलाते हुए कहते हैं कि जल्दी ही हम खेती पे जो लोन है वो मैं जल्दी ही भरूंगा, और कोशिश यही है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं। इस तरह की अपने माता पिता से फोन में बातचीत करते रहा करें, सिलसिला करते रहते हैं, लेकिन इनको कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। ये पैसा नहीं टाइम पे भेज पाते हैं, जो कि वो लोन की किस्तें वगैरह टाइम पे चल पाए। उसी टाइम कुछ समय बीतने के बाद में ये जो अपने पुरानी फैक्ट्री के मालिक जो थे सेठ जी, जहां ये जॉब किया करते थे पहले, उनके पास जाते हैं और अपनी अरदास उन्हें सारी बातें सुनाते हैं। वो सेठ जी कहते हैं कि रामकिशोर जी, अगर आपने अच्छे से काम किया होता, 5-7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होता, फिर आप फैक्ट्री लगाते तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते। आपने बस 1 साल तक काम किया और सारा पैसा फंसा दिया। इस तरह तो नहीं हो पाता है। पहले आपको कम से कम जहां से हमारा रॉ मटेरियल आता है और जहां हमें सेल करनी है, जो अच्छे वर्कर है उन सबसे मीटिंग करनी होती है, उन सबसे प्रोग्राम करना होता, बात करनी होती है। बिना मीटिंग से, बिना बात किए हुए आपने फैक्ट्री लगा ली तो लॉस ही लॉस होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि कोई प्रोग्राम है नहीं, कोई भी आपको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है नहीं, बस आपने मेरा कमाया हुआ धन देखा और आपने अपना काम चालू कर दिया। रामकिशोर जी ने सेठ जी से बोला कि आप मेरी भी पार्टियों से मीटिंग करवा दो, जो माल को खरीदते हैं मुझे भी ऑर्डर दिलवा दो, तो मैं भी काम पे लग जाऊं, मेरा भी काम चलने लग जाए। सेठ जी ने बोला कि अभी 2 दिन तो मैं नहीं मीटिंग करा सकता हूं आपकी, क्योंकि मुझे श्याम बाबा के जाना है। तो रामकिशोर जी कहते हैं, सेठ जी कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं श्याम बाबा का दरबार। आपने श्याम बाबा के दरबार के बारे में नहीं सुना? श्याम बाबा का तो बहुत बड़ा दरबार लगता है, चल के देखो, वहां तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। रामकिशोर जी सेठ जी के साथ तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन जैसे ही ट्रेन में बैठ जाते हैं, शाम को खाना पानी रामकिशोर जी अपने घर से ही सब्जी और पराठे बनवा लेते हैं, रख लेते हैं। रात्रि होती है, जैसे ही गाड़ी चल देती है, रामकिशोर जी अपना सब्जी पराठा निकालते हैं और कहते हैं सेठ जी से कि सेठ जी भूख लग रही होगी, आ जाओ, कुछ थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद में सो जाएंगे। सेठ जी कहते हैं कल तो 11 है, 11 का मेरा व्रत है, व्रत में मैं खाना नहीं खाता हूँ। एक दिन पहले से ही रात के 12 बजे से पहले मैं खाना छोड़ देता हूँ। उसके बाद में मैं जाऊंगा, नहाने धोने के बाद में ही खाना खाऊंगा। रामकिशोर जी भी टिफिन को बंद करके रख लेते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। सुबह होता है, सेठ जी ट्रेन से उतरते हैं। उतरने के बाद में सेठ जी का हर 11 पे सेठ जी के लिए एक होटल में रूम उनके लिए खाली होता है, वही होटल में ये पहुंच जाते हैं, अपना नहान स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में दर्शन करने के लिए जाते हैं। रामकिशोर जी भी साथ साथ चले जाते हैं। रामकिशोर जी देखते हैं कि उसमें एकादशी के दिन, 11 के दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी। बाबा का मुकुट, बाबा के चेहरे की चमक देख के ये चकाचौंध हो जाते, और जो बड़े बड़े जयकारे लग रहे थे वहां पे, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। रामकिशोर जी बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं और कुछ भी नहीं मांग पाते हैं, मोटे मोटे आंसू ही इनके निकलते हैं। ये मांग कुछ नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को कि हम कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ आए हैं। इस तरह ये दर्शन करके धीरे से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं
और सेठ जी पूछते हैं रामकिशोर जी से कि रामकिशोर जी, आपने बाबा के दर्शन किए तो आपने अपनी अर्जी लगाई, मन की अरदास कही कि नहीं कही? रामकिशोर जी सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, मैं तो बाबा का चकाचौंध देख के, वहां पे ऊंचे ऊंचे जयकारे लग रहे थे, लंबी लंबी कतारों में जो भीड़ थी, मैं श्याम बाबा से कुछ नहीं मांग पाया। मैं तो उनकी चकाचौंध रोशनी को देख के, उनके चेहरे की चमक को देख के, सितारे की चमक को देख के, मुकुट को देख के मैं कुछ नहीं मांग पाया। मेरे तो मोटे मोटे आंसू ही बह रहे थे। इतना कहकर ये बाहर चले जाते हैं, होटल में ठहर जाते हैं वापस जाके। उसके बाद में सेठ जी अपना जो भी होता है फलाहार वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि सेठ जी का तो व्रत ही होता है। रामकिशोर जी कहते हैं कि सेठ जी, अब किसी पार्टी वगैरह से बात करवा दो तो अच्छा होगा। सेठ जी कहते हैं अब यहां से चलेंगे, कल पहुंचेंगे, उसके बाद में मैं आपको फोन करूंगा तो आप आ जाना। आपको मैं कई सारी पार्टियों की बात भी करा देंगे, नंबर भी दे देंगे, आपकी बात हो जाएगी। उसके बाद में रामकिशोर के पास घर पहुंचते ही गुजरात के एक शहर से फोन आ जाता है। एक व्यापारी का फोन आता है, तो वो व्यापारी कहता है रामकिशोर जी से कि आपके मैंने सैंपल्स वगैरह देखे थे, आपका माल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको ऑर्डर दूं, क्या आप माल तैयार करवा दोगे? वो व्यापारी ने सेठ जी से रामकिशोर जी से जैसे ही बोला तो रामकिशोर के समझो पैर के नीचे मिट्टी खिसक गई। खुशी के मारे अंदर पेट में बम्बूड़े फूटने लगते हैं। उसने उनको, रामकिशोर जी को कम से कम 10 लाख रुपए तो एडवांस में दिया और 50 लाख रुपए का ऑर्डर भी लिखवा दिया। रामकिशोर जी की फैक्ट्री धड़ल्ले से चढ़ने लगी है। खटाखट 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 काम होने लगा और सारी लेबर को टाइम से पैसा जाने लगा। लेबर भी खुश हो जाती है, लेबर भी खुश होकर दुआएं देती है। उधर जब छोटी छोटी कमाइयां होने लगती हैं, धीरे धीरे वो छोटी छोटी कमाई बड़ी कमाई में बदलने लगती है। रामकिशोर जी अपने माता पिता को पैसा भेजते हैं और किस्त टाइम से चलने लग जाती है। बैंक का जो शेड्यूल है किस्त का वो भी सही हो जाता है, ठीक से चलने लगता है। तो उनके माता पिता भी कहते हैं कि भाई बेटा, ये चमत्कार आपके साथ कहां से हुआ? रामकिशोर जी ने पूरी गाथा बाबा श्याम के बारे में बताई तो उनकी माता जी कहती हैं रामकिशोर जी से कि बेटा, बाबा श्याम को जीवन में कभी मत भूलना, और मैं भी बाबा श्याम की आरती करूंगी डेली, बाबा श्याम को भोग लगाऊंगी। बाबा श्याम का उन्होंने अपने घर में स्थापना की, विधि विधान से पूजा पाठ वो भी करने लग जाती हैं और अपने बेटे से कहती हैं, बेटा रामकिशोर जी, मुझे भी बाबा के दर्शन करा के ले आओ। धन्य ऐसे बाबा की जिन्होंने हमारे घर की सारी हालात बदल दी। हमारे घर में जो रोशनी नहीं थी वो हमारे घर में चकाचौंध आ गई। इसी तरह से धीरे धीरे रामकिशोर जी की शादी भी हो जाती है और रामकिशोर जी ने अपनी बहन की भी शादी कर दी कुछ टाइम में ही। तो रामकिशोर जी का घर इतना खुशहाल हो जाता है, बहुत अच्छे से जीवन चलने लगता है, फैक्ट्री भी बहुत अच्छे से चलने लगती है। ये रही रामकिशोर जी की कहानी जो मैंने बताई है। मेरी रामकिशोर जी से कल ही बात हुई थी, कल ही बात करके मैंने उनका ये सारा कहानी को सुना और मैंने आप सबके बीच में शेयर किया। तो कहानी यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने चैनल को भक्ति करो रेनू के साथ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूल जाएं। ऐसी ही नई कहानी के साथ मैं आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः।